हाय एवरीवन। जैसा कि तुम्हें मालूम है कि आज पेपर राइटिंग किया मैंने। तुम्हें बताया कि पेपर का आंसर कैसे करते हैं। एंड देन आई चेक्ड। सो मुझे पता चला कि मेरे 45 क्वेश्चंस एब्सोल्युटली करेक्ट है। 1 hour 26 minute का टाइम लगा था, जिसमें सपोज करो कि मैंने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन भी की है, तो थोड़ा बहुत टाइम तो एक्सप्लेनेशन के लिए भी गया है। तो 1 hour 26 minute में मैंने 46 क्वेश्चन किए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन आई थिंक रॉन्ग था। बाकी 45 क्वेश्चन एब्सोल्युटली करेक्ट मैंने एक्सप्लेन किए थे, और 4 क्वेश्चन छूट गए थे। तो जैसा तुम्हें मालूम है, मैं कह रहा था कि हम टीचर बहुत बार ये बच्चों को कहते हैं कि यार तुम इतने पेपर तो बहुत इजी था, तुम क्यों नहीं अटेम्प्ट कर पाए। इतने चिंदी चिंदी क्वेश्चन तुम नहीं कर पाते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें और प्रैक्टिस करनी चाहिए। इनफैक्ट मैं इस चीज़ को मैं हर बार रियलाइज करता हूँ। आप मेरे मोस्ट ऑफ द वीडियोस देखोगे तो मैं पेपर लिखता हूँ, और ऐसा भी नहीं है, मैं अलग से भी बैठ के, जैसे तुम्हारे जो पेपर्स होते हैं उसको अलग से मैं सॉल्व करता हूँ। तो एक चीज़ मैंने भी देखी है कि नॉलेज चाहे जितना भी हो, वो एग्जाम प्रेशर के दिन, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन छूट जाते हैं। अब मैं ये क्वेश्चंस इतने ज़्यादा सिंपल है, बिकॉज जनरली जेई मेंस और एडवांस जब मैं कराता हूँ तो वहाँ क्वेश्चन डिफिकल्ट मिलते हैं, बट सीईटी के क्वेश्चन लिटरली काफ़ी ज़्यादा सिंपल होते हैं। सिंपल होने के बावजूद भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है टाइम मैनेजमेंट। सो जैसे कि मैंने कहा कि आज मैंने सोचा था कि 1 hour में 50 क्वेश्चन मैं पूरी तरह अटेम्प्ट कर लूंगा, तो मुझे बाद में पता चला कि नहीं यार, टाइम तो लगता है, 90 मिनट पूरे जाते हैं। तो चलो देर ना करते हुए जो 3-4 क्वेश्चन रह गए हैं उन्हें मैं फिर सॉल्व करके तुम्हें दिखा देता। मैंने सोचा कि सोल्यूशन अपलोड कर दूं, फिर सोचा नहीं, बच्चों को मैं दिखा देता हूँ कैसे करना है। सो ये सारी चीज़ें लगभग जो करेक्ट था वो तो तुम्हारे सामने है। बहुत सारी चीज़ें हमने ओरली भी कर ली थी, लेकिन जैसे ये एक क्वेश्चन है, द लीस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इसे तो मैंने किया था सुबह, वही सोल्यूशन था। तो मैंने इंक्रीजिंग जैसे वर्ड आया तो मैंने कहा कि चलो 2x प्लस के कर लेते हैं, शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इस हिसाब से के शुड बी ग्रेटर देन -2x हो गया। अब सुबह जो मैंने किया था वो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो x जो दिया है 1 से 2 के बीच में दिया है, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ बाई 2, -2, तो -2 से लेके, ठीक है, -4 के बीच में -2x होगा। तो उसने क्या कहा, तो अगर कोई कहे कि -2x कहाँ से कहाँ तक होगा, तो -2x बिलोंग्स टू -2 टू -4। सो -2x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, तो बड़ी वैल्यू तो -2 होगी, छोटी वैल्यू -4 होगी, ठीक है। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ द के फॉर विच द फंक्शन, तो के तो -2x से बड़ा है, के -2x से बड़ा है। तो अगर इसे समझना चाहे तो के -2x से बड़ा है, ये कैसे कह रहा है, के ग्रेटर देन -2x, और -2x -2 से 4 के बीच में होगा। तो व्हाट इज द -2x का ग्रेटेस्ट वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी। अब तुम ही बताओ, अगर नंबर लाइन पे ये रहा -4, ये रहा -2, हालांकि दोनों को लेना नहीं है, तो ग्रेटेस्ट होगा तो -2 ही होगा ना। बट अब मतलब -2 तो ले नहीं सकता है, क्योंकि ओपन इंटरवल यहाँ लगा हुआ है, ओपन इंटरवल लगा हुआ है। तो -2 से मतलब जो -2x होगा ना, -2x जो होगा वो इस इंटरवल में कहीं लाई करेगा। तो के इससे बड़ा है, मतलब कहीं जैसे -2.001 हो सकता है, उससे बड़ा तो फिर -2 आएगा। तो इस हिसाब से के ग्रेटर देन इक्वल टू -2। सो द लीस्ट वैल्यू के लीस्ट, के मिनिमम इज -2। हो सकता है एक बच्चा कहे कि ये वाला लाइन मुझे दिक्कत दे रहा है, लॉजिक लगा के समझ लो। फिर ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल तो राइट ही है, सही आंसर आए थे। एक दो न्यूमेरिकल थे जो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। मेजॉरिटी ऑफ द न्यूमेरिकल को हमने डायरेक्टली भी कर लिया था, जैसे ये सारे न्यूमेरिकल्स बहुत डायरेक्टली हमने कर लिए थे, ये तो हमें आ गया था सुबह में ही। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहाँ पर है,
हमने ये भी किया था एक, हाँ एक क्वेश्चन है, द इंटरवल इन विच एक्स क्यूब इंक्रीजेस लेस रैपिडली, यानी कि डी बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स क्यूब। ये सुबह मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे समझा नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स क्यूब is less than rate of change of 6x square plus 15x plus 5। तो मैं कह रहा हूँ कि जब मैं सुबह पढ़ रहा था तो ये तो यार मुझे बाउंसर जा रहा था, ये कह क्या रहा है। बाद में जब मैंने इसे ध्यान से देखा तो द रेट रैपिडली, यानी ये रेट की बात कर रहा है, 6x³ प्लस 15x प्लस 5, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² dx बाई डी टी लेस देन 18x² प्लस 15, एंड अगेन यहाँ पे भी dx बाई डी टी आएगा, dx बाई डी टी गया, एंड देन 3x², सो लेट मी डू द कैलकुलेशन, सारे टर्म को इस साइड शिफ्ट कर दो, तो 15x² प्लस 15, 6x³ ओ सॉरी 6x² दिया है, 6x², तो 6x² दिया है तो इट इज गोइंग टू बी 12x। सो लेट मी डू द कैलकुलेशन, थोड़ा सा गलत हो गया है, इट्स अ 12x। तो सारी चीज़ों को वहाँ शिफ्ट कर देते हैं, सारी चीज़ों को शिफ्ट करते हैं, तो लेट मी चेक व्हाट आई एम गेटिंग, 3x² माइनस 12x माइनस 15 लेस देन 0, x² माइनस 4x माइनस 5 लेस देन 0, तो 5 1 जा 5, x माइनस 5 x प्लस 1 लेस देन 0 आ रहा है। तो फिर ये -1 और ये 5 और इसके बीच ये प्लस माइनस प्लस, और हमें माइनस वाला सोल्यूशन चाहिए, तो -1 to 5 आना चाहिए, ये सी वाला आंसर है। तो देखो ये क्वेश्चन लिटरली कितना सिंपल था, लेकिन जब एग्जाम टाइम होती है, अच्छा आज का पेपर तो ये भी नहीं कह सकता कि तुम लोगों को इतनी सिंपल चीजें क्यों नहीं समझ में आती है, पेपर तो मैंने लिखा, बट मैं फिर कह रहा हूँ कि एग्जाम का प्रेशर अलग होता है, और ये सारी चीजें इसलिए कह रहा हूँ कि आप एक काम करो, रेगुलर बेसिस पे पेपर लिखते रहो, जिससे क्या है कि आपको एक हैबिट हो जाए कि पेपर कैसे लिखा जाता है, उस दिन जो प्रेशर होता है उसे कैसे मतलब हैंडल किया जाता है, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोजिशन ऑफ द पॉइंट इन टाइम टी इज गिवन। अच्छा ये क्वेश्चन तो लिटरली मैं बोलूँ मैंने कभी पढ़ाया भी नहीं था, और ये क्वेश्चन मुझे समझ में ही नहीं आया, तो फिर मैंने जिन टीचर ने मुझे ये पेपर दिया था, जिनसे मैंने कहा कि नहीं भाई आई वांट द सेपरेट पेपर, ऐसा ना हो कि पेपर मैं बनाओ, अगर पेपर मैं बनाया होता तो डेफिनेटली पेपर में 45 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया होता है, ये तो गारंटी है। हाँ भाई, क्योंकि मेरे पास तो पहले से ही मालूम होता है कि अरे यार इसका आंसर ये है, ये आंसर घुमा फिरा के बच्चों को बोल देना है, लेकिन इसलिए मैंने थर्ड पार्टी से पेपर मांगा। सो ये एक जो है एक अलग सा कॉन्सेप्ट है कि अगर x और y, ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो मुझे लिटरली नहीं मालूम था। जैसा कि तुम जानते हो मैं बहुत फ्रैंकली मैं ऐसे अपने आप को ट्रीट करता हूँ कि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, क्योंकि एक अच्छा टीचर पहले एक अच्छा स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट को समझने वाला। अच्छा स्टूडेंट ये मतलब नहीं कि स्टूडियस हो, बहुत पढ़ने में एक्सीलेंट हो, अच्छा टीचर होता है जो स्टूडेंट की फीलिंग को समझ सकता है। एक बच्चा कहता है कि नहीं मुझे ये नहीं आ रहा है, तो उसे टीचर को समझना होगा कि हाँ मेरे स्कूल डेज में मुझे भी नहीं आता था, तो मैंने लर्न कैसे किया, रादर देन सेइंग स्टूपिड एंड ऑल दैट अननेसेसरी वर्ड्स टू स्टूडेंट। सो ये तो लिटरली मुझे भी नहीं है। तब उन्होंने मुझे कहा कि अगर एक्स और वाई पैरामेट्रिकली डिफाइंड है तो जो डिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है x² प्लस y², वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ dx बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी टी का होल स्क्वायर। अच्छा ये टर्म फिजिक्स से लिया गया है, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है
अंडर रूट ऑफ डी टू एक्स बाई डी टी का स्क्वायर प्लस डी वाई डी टू वाई बाई डी टी का स्क्वायर. तो see, I was totally unaware with all those concepts. Otherwise, I know that how to take derivative. Dx by dt is what? Bt minus 2ct, and d2x by dt square is what? B. It's not a bt, it's a b, and that is equal to minus 2c. Similarly, dy by dt is what? A plus 2bt, a plus 2bt, and d2y by dt square is what? It's a 2b. Okay, so if I'm going to put in acceleration, so I will get 4b square. It's a 4c square plus 4b square, and that answer of acceleration is 2 root of b square plus c square. But let me tell you frankly, ये चीज तो मुझे नहीं मालूम थी. समवॉट फिजिक्स से रिलेटेड है ये. सो हाँ, ये क्वेश्चन था जो हम सुबह कर रहे थे. लगभग हम आंसर के करीब थे, बट जब मैंने देखा कि जैसे टाइम ने लिमिट क्रॉस कर ली है, फिर रादर देन सेइंग कि मैं एक टीचर हूँ, मैं अपनी मनमर्जी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है. एग्जाम में अगर जैसे वो बेल बजेगी, ये चीज याद रखना है, जैसे बेल बजेगी एग्जाम में, कौन सी बेल? फाइनल बेल होती है ना, और टीचर आके फिर आपको कोई मौका नहीं देगा. अब तो ये जो ऑनलाइन हो गया ना, ऑनलाइन की सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जैसे टाइम होता है, आपने सबमिट नहीं किया तो आपका फिर वो कंसिडर भी नहीं होगा. वो आपका एक फाइनल बेल 5 मिनट पहले बजता है और वो कह देता है कि भाई रेडी हो जाओ. एंड एग्जैक्टली सेम वे में आज मैं पेपर लिख रहा था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं आके कि सर आज पेपर छूट गया. मुझे भी लगता है यार, इन लोगों ने पूरे साल भर मेहनत की और इनका पेपर कैसे छूट गया, क्योंकि ये तो ब्रिलियंट बच्चे हैं. बट पेपर लिखने के बाद ही समझ में आता है कि यार क्वेश्चन चाहे जितना भी सिंपल हो, उस दिन टाइम मैनेज करते करते हालत खराब हो जाती है. ठीक है, ये कोन मैंने डाल दिया है, तो मेरे पास अभी एक अच्छा टाइम है जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ये है देन. अच्छा, अब मैं ऐसे करता हूँ, ये तो है स्पीयर का रेडियस. स्पीयर, गिवन स्पीयर है तो उसका रेडियस कांस्टेंट होगा. ये एक्स ये इसका है, क्या कहते हैं, कोन का रेडियस जो वेरिएबल है, एंड द टोटल इज हाइट. ये कोन की हाइट है जिसमें ये रेडियस है, और ये पार्ट तो पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा. ये पार्ट पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट किया तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है. सो वॉल्यूम उसने कहा था, वॉल्यूम ऑफ कोन को मैक्सिमाइज करना है. वॉल्यूम ऑफ कोन एफ ऑफ एक्स को मैक्सिमाइज करना है, विच इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर एच मतलब वाई, और हमें इसमें y को x में कन्वर्ट करना है. सो y मतलब टोटल, ये पूरी चीज y है. तो जो है रेडियस प्लस ये वाला पार्ट, रेडियस प्लस रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. फिर एफ ऑफ एक्स हमने कर लिया. अगर हम, अच्छा, इसमें कैसा होता है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज बेसिक टारगेट नहीं होता है, वो तो मतलब करना ही है. उसमें कोई दो राय नहीं है कि मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है कि नहीं करना है. लेकिन अगर हम सिर्फ स्टेशनरी पॉइंट भी फाइंड आउट कर लें, स्टेशनरी पॉइंट, तो हमें मिलता जुलता आंसर आ जाएगा. वो चेक करने की जरूरत नहीं है. अगर मेरा पहला डेरिवेटिव मुझे सही ढंग से आ जाए तो मैं कहूँगा कि मतलब आई कैन गेट द आंसर, क्योंकि थियरी तो है नहीं कि मैं हर एक स्टेप तुम्हें दिखाऊं. इट्स अ पाई एक्स स्क्वायर बाई 3 अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ आई एम टेकिंग द एफ डैश एक्स. सो पाई आर 2x बाई 3 यहाँ पर हो गया. यहाँ पर पाई बाई 3 बाहर रख के एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
इंटू माइनस 2x प्लस रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ये चीज होगी। ओके, सो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। एंड देन आई एम मूविंग ऑन नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट टेकिंग LCM माइनस एक्स क्यूब। नेक्स्ट समवेयर यहाँ पे है, सो f डैश x प्रीवियस 2 पाई rx by 3, 2 पाई rx by 3 प्लस LCM लेने के बाद पाई बाई 3 माइनस एक्स क्यूब, इट्स अ पाई बाई 3 माइनस एक्स क्यूब, ये माइनस एक्स क्यूब हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाइंग आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड इक्वल टू 0। हम यहाँ तक तो पहुँच गए। सो पाई बाई 3 कॉमन आ रहा है, इट्स अ 2rx पाई बाई 3 प्लस यहाँ पर आई एम गोइंग टू ओपन द ब्रैकेट माइनस 2x क्यूब आएगा, सो माइनस 3x क्यूब हो जाएगा, माइनस 3x क्यूब प्लस 2x आर स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो मैं सुबह कर रहा था, हम यहाँ तक तो पहुँच गए थे एंड देन आई रियलाइज कि टाइम हो गया है। चाहिए तो इसका LCM ले लेते हैं, रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x क्यूब प्लस 2x आर स्क्वायर इक्वल टू 0। श्योर चीजें समझ में आ रही होंगी। मुझे लगता है एक x कम किया जा सकता है यहाँ से। सो 2r अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर इक्वल टू 0। इट्स 2r अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एंड देन 9x रेज टू 4 प्लस 4r रेज टू 4 माइनस 12 स्क्वायरिंग बोथ साइड 12x स्क्वायर r स्क्वायर 4r रेज टू 4 माइनस 4r स्क्वायर x स्क्वायर 9x रेज टू 4 प्लस 4r रेज टू 4 माइनस 12x स्क्वायर r स्क्वायर, ये आ गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। इस टर्म को यहाँ ले लेते हैं, सो व्हाट आई विल गेट 8x स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल टू 9x रेज टू 4, 8 बाई 9 r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर, x मतलब रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन, कोन का रेडियस स्क्वायर रूट 2 रूट 2x बाई 3 हो जाएगा, 2 रूट 2 r बाई 3 हो जाएगा, जहाँ पे यानी कि रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू 2 रूट 2 बाई 3 इंटू रेडियस ऑफ स्पीयर हो गया। So I got x, then I want to calculate y and y is nothing but एक तो r था प्लस रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, सो y r प्लस रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 8r स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा, फिर ये 9r स्क्वायर माइनस 8r स्क्वायर, सो y इक्वल टू r प्लस 1 बाई 3r, सो 4 बाई 3r हो जाएगा,
क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रीवियस में जाते हैं, किसका रेशियो निकाल, हाइट ऑफ द कोन टू द स्फीयर ऑफ इट्स रेडियस inscribed in a ratio of height of the cone of the maximum volume inscribed in a sphere of its radius. हाइट और स्फीयर के रेडियस, तो y by r if it is height by radius it's a 4/3. तो हाइट ऑफ द कोन वर्सेस स्फीयर का रेडियस, सो द आंसर इज 4/3. एक अच्छा न्यूमेरिकल था, सोचने समझने वाला न्यूमेरिकल था. इसके साथ अब इस चैप्टर का, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड होता है. आप में से जो बच्चा वीडियो देखने के बाद अगर उसे लगता है कि नहीं आई वांट टू राइट मोर एंड मोर पेपर, सो प्लीज व्हाट्सएप मी योर नंबर, फ्री ऑफ कॉस्ट है. लॉकडाउन में जो बच्चे लिटरली पढ़ना चाहते हैं, या बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो मेरे लेक्चर में ही पढ़ना चाहते थे, उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में पेपर दे रहा हूं. तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे बता सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं. और आप, मैं ये नहीं कहता कि इस वीडियो को लाइक करो शेयर करो, ये नहीं. मैं ये कहता है इस वीडियो को जो नीडी वन है, जो लिटरली पढ़ना चाहते हैं, वैसे बच्चों को सेंड कर दो, ठीक है. और अगर उनको बेनिफिट मिले तो अपने आगे वाले दोस्तों को सेंड करें. और जिन बच्चों को ये टफ लग रहा है, तो आप मुझे अगली बार कमेंट में बताओ कि ये टफ क्यों लग रहा है, ताकि मैं इससे सिंपल लेक्चर आपको बना के भेजूं. थैंक यू वेरी मच, एंड दिस टॉपिक application of derivative is ended here.